ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। Hello everyone, welcome to another video. This is Ikshay and you are watching daily analysis video. इस वीडियो में हम बहुत ही एग्जॉस्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्टोरल ट्रेंड, ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स, साथ में ऑप्शन के साथ उसे कोरिलेट करेंगे और लेवल्स कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है। साथ में लास्टली जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किस ऑप्शन में यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है, किधर में आपको ट्रेड मिलेगा, किस तरीके से ट्रेड मिलेगा और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है। ये सारी बातों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन बहुत ही एग्जॉस्टिव डिस्कशन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि आने वाले मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको मैं पूरी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट आपके नेक्स्ट 10 से 15 मिनट बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए तो आपको प्रिपेयर कर देंगे किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। तो इस वीडियो से अगर वैल्यू मिले तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम में ये वीडियो चली जाए और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ में अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके सामने। मैंने सारे जो इंडेक्स हैं ब्रॉडर मार्केट के वो आपको रखे हुए हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे इंडाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर सारे इंडाइसेस को देखेंगे तो लास्ट डे लगभग मिड कैप में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे साइडवेज पोजीशंस देखने मिलेगी। ब्रॉडली देखेंगे तो साइडवेज ही था मार्केट, कोई बहुत ज़्यादा मेजर ट्रेंड नहीं था स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त था। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में फोकस करते हैं, आपके लिस्ट में अगर कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, तो बहुत ही शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली है। काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे जो थे उनमें 20% का अपर सर्किट लगते हुए नज़र आया और काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 50-60% का रिटर्न एक हफ्ते में आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने के लिए मिला। सेक्टोरल वाइज बात करें तो सारे सेक्टर्स आपको लगभग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या एक फ्लैट ट्रेंड में ही देखने मिलेंगे। कोई ऐसा मेजर सेक्टर नहीं नज़र आया जहाँ पे कोई बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिले। तो वो पॉसिबल है क्योंकि हमने लास्ट पूरे वीक मार्केट तेज़ी में ही देखा है। कहीं पे भी हमने कोई मार्केट में बहुत ख़राब ट्रेंड नहीं देखा। एक तरफा तेज़ी आप कह सकते हैं रादर हमने देखी है। और मेटल्स स्टॉक्स ने तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बैंकिंग स्टॉक्स कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को देखा जाए तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे जो लगता है कि जैसे मैंने आपके साथ में इस साल के शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो है बैंकिंग एनबीएफसीज यानी फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ में आपको मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, ये इस साल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे और स्पेशली ऑटो स्टॉक्स में आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो लोअर लेवल से सारे ऑटो स्टॉक्स अच्छी तेज़ी दिखा चुके हैं। मारुति फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करते हुए दिखाई देगी। ऑलरेडी टाटा मोटर्स अपने रिसेंट हाइस के आसपास ही चल रहे हैं। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड ऑटो स्टॉक्स में। बैंकिंग स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको और अच्छा ट्रेंड देखने मिलेगा। एचडीएफसी के रिजल्ट्स आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि वही एक बेंचमार्क सेट करेगा प्राइवेट बैंकिंग के लिए। एसबीआई के रिजल्ट सेट करेगा। ओवरऑल बैंकिंग एज अ पीएसयू की अगर आप बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स के लिए वो सेट करेगा, लेकिन साथ में एचडीएफसी और एसबीआई ये दोनों मिलकर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के बेंचमार्क सेट करेंगे। अगर कोई भी दूसरे बैंकिंग के रिजल्ट्स अगर इसके मुताबिक आते हैं या इससे बेटर आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉडर तेज़ी आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज हमको देखने के लिए मिल रहे हैं मार्केट में। आपने अगर रिसेंटली देखे होंगे तो आईटी स्टॉक्स में सब जगह कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन लो से सारे के सारे बाउंस करते वापस नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। प्री बजट रैली आप कह सकते हैं एक तरीके से हम देख रहे हैं। पोस्ट बजट हो सकता है फिर से करेक्शन हो, जो कि लास्ट टाइम हमने देखी थी। बजट में अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आएगी तो बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने मिल सकता है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पूरे साल भर में जो भी बजट में पहले हुआ करता था वो आजकल पूरा साल का एक्सरसाइज हो चुका है। कोई भी स्कीम्स अगर इन्हें लॉन्च करनी होती है तो ड्यूरिंग द ईयर ही लॉन्च कर देते हैं, वो बजट का वेट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि बजट में अब कुछ खास होने वाला नहीं है। सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक गवर्नमेंट का जो होता है वो प्रेजेंट करने वाले हैं। थोड़ी बहुत स्कीम्स मिल जाएगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कुछ आपको बजट में मिलने वाला नहीं है। तो उससे एक्सपेक्टेशन ना रखें, बजट के पहले एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, मेरा यही सजेशन रहेगा। उसके बाद में हम फिर से अगर करेक्शन होता है या फिर फर्दर तेज़ी होती है आफ्टर बजट तो हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसलिए मेरे अगर बजट का आउटलुक देखेंगे, मैं एक बजट के ऊपर में भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद वो नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मिलेगी।
और मेरा जो ब्रॉडर व्यू बजट के लिए वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा अदर देन कुछ इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। बहुत सारे र्यूमर्स रहते हैं मार्केट के अंदर में कि किस तरीके से बजट में होम लोन्स के जो इंटरेस्ट है उसको डिडक्शन की तरह अलाउ किया जाएगा, पर मुझे ये सब जिस तरीके से बनते हैं ये सब ज़्यादा र्यूमर्स है। न्यूज़ अगर कंफर्म होगी तो आप मान के चलिए कि करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा उन स्टॉक्स के अंदर में जो कि बजट के विद इन फ्रेमवर्क के विद इन आते हैं। इसलिए इस चीज़ का बात ध्यान रहे, अगर उसके पहले अगर रैली मिलती है प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें, मेरा यही कहना है। खैर हम चलते हैं और डिस्कस करेंगे कि आगे सेक्टरल इंडाइसेस किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज आप इंडाइसेस देखेंगे तो कंप्लीटली फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको चार्ट्स के ऊपर में देखने मिल रहा है कि अभी फिलहाल सेक्टरल वाइज या ब्रॉडर मार्केट का क्या ट्रेंड है। तो लेट्स गेट टू द चार्ट्स, हम वहाँ से समझेंगे कि आगे का ट्रेंड कैसा देखने मिलेगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो जैसे आपके सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने वहाँ पे निफ्टी ऑटो का चार्ट लगाया है और एक एक करके हम सारे चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। अगर करंटली देखा जाए सबसे पहले ऑटो के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टोरल की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम एक बार ब्रॉडर मार्केट चार्ट्स में लेटर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो कम्प्लीटली बुलिश है, लोअर लेवल से अच्छी तेज़ी देखने मिल चुकी है, ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा लोअर लेवल से रिबाउंड है। सिमिलरली अगर हम नीचे में फिर कमोडिटीज़ में भी देखें तो कमोडिटीज़ में 5300 से इंडेक्स 6000 की तरफ मूव कर चुका है, यानी लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे 15% के रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं। वहीं पे कंजम्पशन सेक्टर में जाएं तो कंजम्पशन में अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवरऑल चॉपीनेस देखने मिलेगी, एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स भी रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्पेस में, क्योंकि एफएमसीजी अगर देखा जाए थोड़ा सा लगाड़ चलने वाला है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि कंजम्पशन स्पेस यानी एफएमसीजी थोड़ा सा लगाड़ रहने वाला है इस साल, यानी ओवरऑल एक एवरेज रिटर्न ही आपको देगा। जो आउट परफॉर्मेंस या जो तेज़ी है वो आपको सिर्फ ऑटो, मेटल्स, कमोडिटीज़ या फिर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ही मिलने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको ट्रेड देखने नहीं मिलेगा दूसरी जगह पे। वहीं पे एनर्जी स्पेस में बात करें तो ये स्पेस सबसे फेवरेट स्पेस रहा है लास्ट ईयर। अगर मैं करंटली देखूँ तो इसने बहुत ही शानदार एकदम लाजवाब ब्रेकआउट दिया है और अपने रिसेंट हाइस की तरफ फिर से मूव कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो और बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो जैसे टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन टाइप के स्टॉक्स के अंदर में आपको फोकस करना चाहिए। स्पेशली अगर हम अभी एनर्जी स्पेस में देखें तो जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, एसडब्ल्यू सोलर, इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। कंटिन्यूसली ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड यानी एनर्जी स्टॉक्स रिलेटेड जो भी स्पेशली सोलर एनर्जी से या फिर ग्रीन एनर्जी से रिलेट करता है वो बहुत ही शानदार ट्रेड करने वाले हैं, उनमें फोकस आप कर सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, लेवल रिटेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। वहीं एफएमसीजी में सिमिलरली एकदम अंडर परफॉर्मेंस फ्लैट देखने मिल रहा है, जहाँ सारे इंडाइसेस अपने हाइस की तरफ मूव कर रहे हैं, रिसेंट हाइस की तरफ या ऑल टाइम हाइस की तरफ। वहीं पे 42,000 से अभी भी एफएमसीजी 37,000, 5,000 पॉइंट नीचे है, लगभग 4 से 5,000 आप कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी भी नीचे है, 10% की तेज़ी अभी और यहाँ पे बननी बाकी है, जो कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे थ्रू आउट द ईयर होगी, एक साथ आपको देखने नहीं मिलेगी। यानी अंडर परफॉर्मेंस और एक एवरेज रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इंफ्रा स्पेस में आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, ये भी रिसेंट हाइस की तरफ मूव कर रहा है। एक वी शेप रिकवरी हमको सारे इंडाइसेस में देखने मिल रही है, सिमिलरली वो हमको यहाँ पे भी देखने मिल रही है। वन ऑफ द मोस्ट मुझे लगता है कि आगे जो चल के सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है, शायद इस साल नहीं तो नेक्स्ट 1 से 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ये भी प्रोवाइड कर सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। वहीं पे आईटी स्टॉक्स की बात करें यानी आईटी सेक्टर की, तो ये कंटिन्यूसली हमने अच्छी तेज़ी देखी ही है और ये हमेशा एवरग्रीन स्टॉक्स रहे हैं पिछले 20 सालों में, और आगे भी मुझे लगता है नेक्स्ट 10 से 15 साल आईटी सेक्टर हमारा इंडिया का बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने वाला है। तो इन सेक्टर में से तो हमेशा हम पैसे इसमें डाल के रखें, यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडिया स्टॉक्स एक छोटे से रेंज में है तो अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। अगर मेटल्स में देखें तो वो कंसोलिडेशन से निकलते हुए नज़र आ रहे, एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बना, उसके अंदर एक ब्रेकआउट मिला, फॉलोअप अभी हमें देखना बाकी है, जो मुझे लगता है कि कुछ शायद लेवल रिटेस्ट करके एक फिर से एक डिप आएगी तो हमें फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बाय करने के लिए। तो मेटल स्टॉक्स भी बहुत ही शानदार करने वाले हैं, तो मेटल स्टॉक्स में आने वाले सप्ताह के लिए कोई भी डिप में बाय करने का व्यू रहेगा। एमएनसी स्टॉक्स की बात करी जाए तो अभी फिलहाल फ्लैट है, फ्लैट ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो एफएमसीजी या फिर आईटी कंपनीज ही है, एक मिक्स्ड बैग है इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक एवरेज रिटर्न ही आपको आने वाले सप्ताह के लिए या फिर आने वाले समय के लिए मिलेगा। फार्मा की अगर बात करूँ तो देखिए एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई, उसके बाद में एक लेवल रिटेस्ट किया है,
करंटली जो सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कंप्लीटली फ्लैट ट्रेंड है। यहाँ पे मैं तेज़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी लगाड़ रहने वाला है, कुछ समय और इसी रेंज में रहेगा 13,800 से लेकर 14,200। जब तक अब 14,200 के ऊपर में फार्मा इंडेक्स ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, हम यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। तो फार्मा इंडेक्स में अगर आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो 14,200 का ब्रेकआउट वेट करें, फिर आपको अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने मिलेगी। इसलिए तब तक आपको कोई पोजीशंस फार्मा सेक्टर में नहीं बनानी है। अगर इसके भी हम चूजन स्टॉक की बात करें तो सिप्ला सबसे स्टेबल स्टॉक मुझे दिखाई देता है, क्योंकि कंटिन्यूसली सिप्ला अपने हाइज पे ही ट्रेड कर रहा है रादर देन अगर हम बाकी कुछ दूसरे स्टॉक्स की बात करें। साथ में सन फार्मा एक कंसिस्टेंट अभी पूरे सेक्टर में देखें तो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर दिखाई दे रहा है। टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में आपको और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। बहुत ही शानदार पैटर्न बना हुआ है और काफ़ी स्टेबल स्टॉक मुझे नज़र आता है। तो टोरेंट फार्मा, सन फार्मा और सिप्ला, ये 3 स्टॉक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मा सेक्टर के लिए। वहीं हम पीएससी इंडेक्स यानी अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ जाएँ तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार पैटर्न बना हुआ है और तेज़ी यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है। मुझे हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत करेक्शन आए, लेकिन डिप में सारे पीएससी स्टॉक्स को बाय करने का मेरा व्यू बनता है। जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हम बाय कर सकते हैं। वहीं पे फिर हम अगर पीएसयू बैंक्स की तरफ आएँ तो सबसे मेरी बेस्ट चॉइस रहेगी कैनरा बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स टिके हुए हैं। पीएनबी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे सेक्टर के अंदर में। क्यों, ये अभी मुझे भी कंप्लीटली वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रही है इस स्टॉक की तरफ से। जहां सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहे हैं या लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, वहीं पे पीएनबी ने अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। अगर वहाँ पे आपको और अंडर परफॉर्मेंस देखने मिले, 46 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो नहीं निकलता हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। वहीं पर रियल्टी स्टॉक्स की अगर बात करी जाए, ये भी पिछले साल का सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 साल ये भी एक अच्छा चल सकता है। मोर देन एवरेज आपको दिखाएगा, हो सकता है कि आउट परफॉर्म ना करें मार्केट को, बट मोर देन एवरेज रिटर्न्स डेफिनेटली पॉसिबल है रियल्टी स्टॉक्स में। इसमें सबसे अच्छा मेरा सबसे बेस्ट चॉइस है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और प्रेस्टीज ई स्टेट्स। डीएलएफ भी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा हाई बीटा स्टॉक्स है तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज ई स्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये तीनों गजब परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। वहीं फिर अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ आएँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्होंने मार्केट डोमिनेंस ली है। इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर में रिस्ट्रक्चरिंग के कारण हो सकता है कि आपको और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले, तो इंडिया बुल हाउसिंग आपके लिए एक डार्क हॉर्स रह सकता है आने वाले समय के लिए। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंकिंग की तरफ बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में मुझे सबसे जो पसंद है वो है कोटक बैंक। करंट लेवल्स पे कोटक बैंक काफ़ी शानदार है। वहीं एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा लगार्डनेस देखने मिल रहा है, कल हमें रिजल्ट्स का रिएक्शन भी देखने मिलेगा, तो हो सकता है कि मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करे। एचडीएफसी बैंक अभी भी अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन अगर अभी सेक्टरल वाइज या स्टॉक वाइज बात करें तो सबसे अच्छा बैंक जो मुझे नज़र आता है वो है कोटक बैंक, जहाँ पे हम बैट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें तो ये भी सिमिलरली जिस तरीके से फार्मा है वैसे भी ये है। जब तक यहाँ पे आपको 9,000 का ब्रेकआउट देखने ना मिले तब तक वेट एंड वॉच करें। वहीं पे अगर हम ओवरऑल अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस कंटिन्यूसली रिलायंस परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए रिलायंस में तेज़ी देखने मिल रही है। रिलायंस मेरा सबसे अच्छा बैट रहेगा। इसके बाद में अगर कोई बैट है तो वो है हिंद पेट्रो और बीपीसीएल, इनमें आपको तेज़ी देखने की मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं ब्रॉडर मार्केट की तरफ में। अगर ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस देखे जाएँ तो निफ्टी 100 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल से जिस तरीके से निफ्टी 50 में रिकवरी है, सिमिलर वे में निफ्टी 100 में भी आपको अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लेवल रीटेस्टिंग या थोड़ा कंसोलिडेशन डेफिनेटली मार्केट में हो सकता है। अगर ये इमीडिएटली हाइस की तरफ मूव करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट बुक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम ज़्यादा दूर नहीं है बजट से, सिर्फ मात्र 14 से 15 दिन रह गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली 101% देखने मिल सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट्स में ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हैं तो हम फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे, बट अब हम फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे मार्केट्स में। वहीं निफ्टी 200 में भी सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है, निफ्टी 500 में भी सिमिलर पैटर्न है, यानी सारे ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर में सब ऑल टाइम हाई की तरफ रीच कर चुके हैं और हमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ 50 में भी देखेंगे तो वैसा ही पैटर्न है, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास रीच कर रहा है। मिड कैप स्टॉक्स भी अपने हाइस के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन याद रहे, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स मेरी उम्मीद है नेक्स्ट 2 साल बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देंगे, तो आप उन स्टॉक्स में क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहेंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है मार्केट्स में।
सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और स्पेशली इनमें आईटी स्टॉक्स ही हैं, इसलिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट संभव है, अगर अपनी ऑल टाइम हाइज निकालता है तो कम से कम 10% की तेज़ी और देखने मिलेगी, यानी स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो आईटी स्टॉक्स है वहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने अभी और मिल सकती है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो और स्मॉल कैप्स में तो एक ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यानी स्मॉल कैप्स में अभी और तेज़ी आनी बाकी है, तो नेक्स्ट 10 से 15 दिन आपको और अच्छी तेज़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकती है। और अगर हम अभी इसके 200 मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी लोअर लेवल से कंसोलिडेशन के बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर कल 21,600 के ऊपर निकलता है, ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा और अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। निफ्टी 500 मल्टी कैप्स की भी बात करें, जहाँ पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सारे स्टॉक्स का एक कंप्लीट मिश्रण है, वहाँ पे भी आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ रीच कर रहा है। यहाँ पे भी आपको एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज पैटर्न आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उनके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, वहीं स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, इसलिए एक साइडवेज टू पॉजिटिव बायस अभी भी मार्केट के लिए बना हुआ है। और अगर हम ओवरऑल निफ्टी अल्फा 50 की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हुआ है और अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। यहाँ पे और स्ट्रेच्ड मूव, यानी और आगे इससे और बड़ी तेज़ी आप संभव है यहाँ पे, तो ये इन स्टॉक्स पे भी निफ्टी अल्फा 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें आप डेफिनेटली फोकस करें। और अगर हम आ जाते हैं निफ्टी जूनियर में, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, यहाँ पे भी शानदार ब्रेकआउट है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, 1500 पॉइंट एटलीस्ट दूर दिखाई दे रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स में भी फोकस आप ज़रूर करिएगा। मिड कैप स्टॉक्स, यहाँ पे भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। मिड कैप लिक्विड 15, स्मॉल मिड और स्मॉल 400, यहाँ पे भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने मिल रही है और अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी ब्रॉडरली अगर आप देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी आउट परफॉर्मेंस है, वहाँ पे बने रहने का मेरा व्यू रहेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स देखने मिल सकती हैं। ओवरऑल ब्रॉडरली मार्केट जो है बहुत ही शानदार है, बुलिश ट्रेंड में है। कोई भी डिप आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ब्रॉडरली मेरे लिए मार्केट बहुत अच्छा है, मुझे मार्केट में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं बिल्कुल है और शार्प करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक तरफा रैली दिखाई है, एक शार्प करेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स रखे हैं तो आप उसे डिप में और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कोई हमें अब यहाँ पे मुझे एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने का आउटलुक जो है वो बिल्कुल ब्रॉडरली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली हम हो सकता है नए हाइस की तरफ निफ्टी 50 मूव करे, बैंक निफ्टी मूव करे और ब्रॉडरली बहुत अच्छी तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए मुझे कहीं पे भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है आपको सारे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरीके का कल का ट्रेंड रहेगा, ऑप्शन चेन के साथ कोरिलेट करेंगे और ऑप्शंस डिस्कस करेंगे किस में ट्रेड करना है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाई मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट्स में, और निफ्टी के चार्ट्स में आप देखेंगे तो करेंटली 18,150 ये एक बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट बना हुआ है। वहीं पे अगर 18,350 की बात करी जाए तो ये बहुत एग्रेसिव रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल जिस रेंज में हम चल रहे हैं ये काफ़ी बड़ा कंजेशन जोन है, यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है। कंसोलिडेशन जोन और कंजेशन जोन में फ़र्क ये होता है कि कंजेशन जोन जो है बहुत ही छोटा सा होता है और जहाँ से निकलने से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, और वहीं पे कंसोलिडेशन जोन एक बड़ी ब्रॉड रेंज होती है जिसके अंदर में आपको एक रेंज में काफ़ी समय तक मार्केट बिता सकता है, एक उसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो अगर हम कंसोलिडेशन जोन की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन जोन हमारा काफ़ी बड़ा है। मैंने पिछली बार 17,600 से 800 की बात करी थी। अभी फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन जोन और ब्रॉडर होते जाएगा, यानी 17,800 से बढ़ के अभी 350 के आसपास आ रहा है और इसके बाद नीचे में 17,600 के आसपास ही आपको देखने मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट 3 दिन का मोमेंटम देखें तो एक छोटे से जगह में ट्रैप है मार्केट। जब तक इस रेंज को हम नहीं निकालेगा, यानी 18,350 नहीं निकलेगा और ब्रॉडर रेंज या तेज़ी देखने नहीं मिलेगी, इसके बाद में सीधा 18,600 की तरफ हम मूव करेंगे। 18,150 ब्रेक करने से हमारे फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस आएगी और फिर यहाँ से इमीडिएटली 18,000 और उसके नीचे के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ही क्रूशियल जगह पे हम हैं और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे पोजीशंस जो है अकॉर्डिंगली ही देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूँ तो मुझे जिस तरीके की पोजीशंस दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ब्रॉडर रेंज है आपके लिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा बुलिश रेंज की, यानी तेज़ी की रेंज। तेज़ी की रेंज मेरे लिए निकल रही है 18,150 से लेकर
250 से लेकर 18,400 तक की इस रेंज में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। वहीं पर बेयरिश लेवल्स की अगर मैं बात करूं, बेयरिश लेवल्स चालू होंगे 150 के बाद में, इसलिए मेरी जो बेयरिश रेंज रहने वाली है वो रहेगी 18,200 से लेकर नीचे में 18,000 की, आपको लगभग 18,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर साइडवेज रेंज की अगर हम बात करें कि एक छोटे से रेंज में ट्रेड दिखाई दे तो वो आपके लिए 18,150 से लेकर ऊपर में 18,300 लगभग इस रेंज में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। मुझे ओवरऑल जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट साइडवेज रहेगा, इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश शायद ना करे, क्योंकि ब्रॉडरली मार्केट में अच्छी तेज़ी है। तो रैदर देन एक इमीडिएटली बड़ी गिरावट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह सकता है। 18,150 से लेकर 18,300 की रेंज आपको देखने मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा 38,000 का लेवल ये होल्ड कर पा रहा है, अच्छी क्लोजिंग आपको देखने मिल रही है। ओवरऑल ये भी एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली यहाँ पे भी मार्केट आपको साइडवेज रेंज में देखने मिलेगा। अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूँ तो इमीडिएटली जो क्लोजिंग है एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, यानी यहाँ से इमीडिएटली जो गिरावट है वो संभव हो सकती है और यहाँ से तेज़ी भी देखने मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले मुझे साइडवेज रेंज ही दिखाई देती है। साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो ओवरऑल जो सिनेरियो दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए साइडवेज रेंज 38,500 से लेकर नीचे में 38,200, ये 300 पॉइंट की जो रेंज है बहुत ही नैरो रेंज है, इसके अंदर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। लेकिन वहीं बुलिश रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको 38,400 से लेकर ऊपर में 39,000 तक की जो रेंज है ये आपको देखने मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं बेयरिश रेंज यानी एक छोटे रेंज या गिरावट की अगर बात करूँगी, यहाँ से गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, गिरावट के केस में आपको 38,000 एक सपोर्ट की तरह नजर आएगा, लेकिन अगर ये ब्रीच होता है तो 37,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और अपसाइड में मैक्सिमम आपको 38,300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। और ब्रॉडली जो मेरा व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर, थोड़ा साइडवेज का व्यू बन रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी या गिरावट दोनों ही दिखाई नहीं दे रही है। ऑप्शन चेन में भी कुछ इसी तरीके के संकेत हैं, हालांकि ऑप्शन चेन के अंदर आप देखेंगे तो बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देगा, यानी साइडवेज टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। 150 के नीचे जैसे ही जाएंगे, वो हम ऑप्शन चेन में डिस्कस करते हैं, 150 के नीचे बहुत एग्रेसिव सपोर्ट नहीं, वो फिर सीधा 18,000 की तरफ मूव करता है। इसलिए हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन को। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन की अगर आप बात करेंगे सबसे पहले डिस्कस करके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी लास्ट डे फ्राइडे को कैसी पोजीशंस बनी थी। अगर आपको लास्ट डे फ्राइडे की पोजीशंस देखेंगे 18,200 एक फाइटिंग लेवल है, यहाँ पे बुल्स और बेयर्स की फाइट चल रही है, ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे में सपोर्ट बन रहा है। पर आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई भी एग्रेसिव रेजिस्टेंस नहीं बना है और कोई भी एग्रेसिव सपोर्ट नहीं बना है, यानी मंडे को एक डिसाइसिव मूव देखने मिल सकती है। यानी मंडे यानी जो कल का दिन है वो काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा रह सकता है और एक तरफा इसके बाद में डिसाइसिव मूवमेंट आपको देखने मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, या फिर इस एक्सपायरी के करंट वीक की एक्सपायरी के लिए आप कह सकते हैं। क्यूमुलेटिव पोजीशंस में आप अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, 18,200 पे एग्रेसिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन 18,100 पे कोई सपोर्ट बहुत मेजर नहीं है। फिर इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 18,000 की तरफ मूव कर रहा है। इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमीडिएटली अगर सपोर्ट नहीं है तो मार्केट को पुश करना काफ़ी आसान होगा बेयर्स के लिए। कोई भी गैप डाउन ओपनिंग वो ट्रिगर करेगी कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस कटे और फिर से शॉर्ट्स बने, इसलिए थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पोजीशंस है। 38,000 एक फाइटिंग लेवल क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, बुल्स की पोजीशंस बहुत एग्रेसिव है, हायर लेवल्स पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, ऊपर में रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है, नीचे में सपोर्ट कुछ इमीडिएट, ज़रूरी ये होता है कि इमीडिएट सपोर्ट बने, जो कि बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कोई एग्रेसिवली। क्यूमुलेटिव पोजीशंस में अगर देखेंगे तो इमीडिएटली एग्रेसिव रेजिस्टेंस है और करंट लेवल्स पे भी रेजिस्टेंस मौजूद है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फाइटिंग दिखाई देगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्रेसिवली और बराबर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक साइडवेज पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, यानी बहुत ब्रॉडर रेंज में ट्रेड शायद आपको देखने ना मिले, आपको एक छोटी रेंज में ट्रेड देखने के लिए मिले। जो साइडवेज रेंज हमने डिस्कस करी है प्रोबेबली उसमें ही ट्रेड देखने मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बुलिश लेवल्स के आसपास खुले तो तेज़ी होने की कोशिश हो, लेकिन वहाँ से फिर से एक फॉल आता हुआ आपको नज़र आए, तो ये भी एक पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा मार्केट चॉपी रहेगा, बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं देगा आपको, वॉलेटिलिटी बनी हुई रहेगी, इसलिए थोड़ा कॉशियसली हमें ट्रेड ज़रूर करना है। अब हम आएंगे और डिस्कस करेंगे, चार्ट्स पे चलते हैं और फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऑप्शंस के अंदर में आपको फोकस करना चाहिए, किन ऑप्शन ट्रेड में किस तरीके से आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो किस तरीके से आपको लेने हैं। सो लेट्स गेट इन दो चार्ट्स और डिस्कस करते हैं ऑप्शंस के ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने इंट्राडे चार्ट्स रखे हैं। अगर करंटली सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन जैसा दिखाई दे रहा है, यानी इमीडिएटली एक गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है। अगर गैप डाउन ओपनिंग 18,200 के आसपास आती है तो एक बाउंस इमीडिएट मिलेगा। यहाँ पे आपको जो
हम कह सकते हैं गैप मिलेगा, वो गैप इमीडिएटली फिल हो सकता है। उसके बाद में फिर से आपके लिए गिरावट की संभावनाएं बनेगी। इसलिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है 18,200 की कॉल एंड पुट। ये दोनों आपको अपने फेवर में रखनी पड़ेगी, यानी अपने वॉच लिस्ट में रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ से 18,200 से यानी रीटेस्ट करेगा, जब भी यहाँ से वापस एक बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आके अगर ये लेवल 18,250 का निकालता है, 18,250 के लेवल से अगर निकलते हैं तो 18,200 की कॉल आप बाई करके काम कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इन द मनी, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम जो है वो कम डिके होता है। हायर लेवल्स के जो अगर 18,300 ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा डिके होगा, क्योंकि अगर ये हाइज नहीं निकले तो आपको दिक्कत आएगी। तो 18,250 के बाद में एक आपको बाउंस मिल सकता है 18,280 तक का। साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो भी EMA के सिग्नल्स हैं, जो हमारे सुपर ट्रेंड और EMA की स्ट्रेटजी है, फ्री में lifeacademy.in पे मैंने दी हुई है। आप चाहे वेबसाइट पे जाके या फिर आप अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके वो वीडियो देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। तो सिग्नल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर 20-30 पॉइंट आपको चाहिए तो वो इस बाउंस में आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको वापस से ये गैप फिल होने के बाद में अगर इमीडिएटली गिरावट होती है और फिर से ये जो लेवल है 18,220 का, इसके नीचे जब जाएगा तब आप 18,200 के पुट में काम कर सकते हैं और फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे 18,150 तक मिल सकता है, यानी 50 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और 18,200 की कॉल्स में और 18,200 की पुट में। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलरली बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे इसके लिए हमें 38,400 की कॉल ऑप्शन पे हमें ध्यान देना होगा, जो हमें वॉच लिस्ट में रखना है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ से अच्छी तेज़ी संभावनाएं बनेंगी। एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, और इसके बाद अगर ब्रेक होता है तो 18,500 से लेकर 550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर हमें पुट ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है 38,200 एक पुट ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से इमीडिएटली एग्रेसिवली गिरावट 38,000 तक देखने मिल सकती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपको 38,200 की पुट काम आएगी और 38,400 की कॉल, ये दोनों आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। वहीं पर अगर निफ्टी की बात करें तो 18,200 की कॉल और पुट ये भी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ओवरऑल इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। बाकी सुपर ट्रेंड EMA की स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अभी अगर हम पिछले 1.5 महीने की बात करें, जब से हमने वो स्ट्रैटेजी फ्री में आपको सिखाई है और हमने दी है, लगभग अगर देखा जाए तो जितने ट्रेडिंग सेशंस है, अराउंड 30 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में लगभग 25 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस में हमें सक्सेस मिली है। कुछ में ट्रेड नहीं मिले मार्केट फ्लैट होने के कारण, और वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि कब आपको ट्रेड करना है और कब नहीं। तो बहुत ही शानदार वीडियो है, ज़रूर स्ट्रैटेजी को ज़रूर टेस्ट करिएगा। बहुत ही आपको बचकाना लगेगी स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से इसे ट्रेड हो सकता है, लेकिन हमने कम्प्लीटली बैक टेस्ट करी हुई है और कोई ना कोई लॉजिक आपको ज़रूर चाहिए ट्रेड करने के लिए। एटलीस्ट एक नए ट्रेडर के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बहुत बैक टेस्ट किया है, उसके बाद में वो स्ट्रैटेजी बनाई और काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि वो स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगी, इसे यूज़ करना ज़रूर सीखें। नियो स्टॉक्स में आप जाके उसे टेस्ट भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड कर रही होगी। काफ़ी लंबा डिस्कशन है 20 मिनट का, लेकिन ये वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करेगी और आने वाले हफ्ते के लिए आपको तैयार ज़रूर करेगी। किन स्टॉक्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए हैं। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।